आरव नव्या के पास जाकर उसके सामने अपने घुटनों के बाल बैठ गया और अपने कान पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, मैं अब से किसी के भी साथ नहीं जाऊंगा, डैड के साथ भी नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा प्लीज न मम्मा, आई एम सॉरी ना, अब तो मुझसे बात कर लो ना। आरव ने बहुत मासूमियत से नव्या को सॉरी कहा था। नव्या भी उसकी बातों से बहुत टच हो गई थी। उसने भी आरव को प्यार से देखते हुए कहा, आरव वो भले ही तुम्हारे डैड हो पर वो अच्छे नहीं है, आप इनके पास मत जाना। ये नव्या का डर था, वो किसी भी हालत में आरव को खोना नहीं चाहती थी। उसका डर वाय था कि आर्यन उससे आरव को छीन लेगा और नव्या का आरव के अलावा कोई भी सहारा नहीं था। अब आगे नव्या किसी भी हालत में आरव को खोना नहीं चाहती थी और शायद अपने इसी डर के कारण उसने आरव पर चीख दिया था और अपना गुस्सा निकाल दिया था, जिससे आरव डर गया था और ये बात नव्या को अब समझ आ रही थी। उसने आरव को अरे बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी आरव, पता नहीं कैसे मैंने तुम पर इतना गुस्सा कर दिया था। इतना कहकर नव्या ने उसे गले से लगा लिया था। इस वक्त नव्या के गले लगा हुआ आरव बहुत शॉक्ड था। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी मम्मा उसे अपने ही डैड से क्यों नहीं मिलने देना चाहती, पर नव्या से अपने मन के सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो इस ही नव्या के गले लगा रहा। जल्दी ही लॉन्चिन के रूम में ही आ गया और नव्या और आरव उसे खाकर अपने रूम में ही सो गए। ये नव्या के लिए कड़ी रिलैक्सिंग था कि वो इस समय सो जाए। जल्दी ही शाम हो गई थी उन दोनों को सोते हुए और इसी तरह रात भी आरती जी को आखिर उन दोनों को उठाने के लिए आना ही पड़ा। वो आरव और नव्या को अपने साथ नीचे ले गई। नव्या और आरव भी आराम से अपना डिनर करने के लिए नीचे ही चले गए। नव्या को देखकर अब भी किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था और आखिर क्यों नव्या आते ही आरव के साथ रूम में चली गई थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद नव्या को उनकी ही कोई बात बुरी लगी थी, जो वो उनसे बिना बात किए ही अपने रूम में चली गई थी। इसलिए वो सभी लोग जानना चाहते थे। जल्दी ही अपना डिनर खत्म करके नव्या ने आरव को रूम में भेज दिया था। आरव के रूम में जाने के बाद नव्या ने पूरी फैमिली को देखा और फिर मिस्टर मेरा से बोल पड़ी, अंकल आर्यन ने आरव का पता लगा लिया है। जिससे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। वैसे तो मेहरा फैमिली भी देश की एक अमीर फैमिली थी, पर राठौड़ परिवार के आगे वो कम थे और सीधे से आर्यन से टक्कर लेना ये आसान नहीं था। वो लोग आर्यन को तो कम्पीट नहीं कर पाते थे और यहाँ तो सीधे से उसके अगेंस्ट जाने की बात थी। आरती जी ने नव्या से कहा, क्या तुम भी उससे मिली? क्या वो आरव से मिला था? क्या तुम दोनों में कुछ हुआ था नव्या? नव्या ने उनकी बातों को सुनकर आंखें बंद कर ली। वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, हाँ वो मुझसे मिला था। आर्यन आरव को स्कूल से सीधे ही राठौर मेंशन ले गया था, वो भी हाल डे में ही। जब स्कूल की छुट्टी हुई तब मुझे पता लगा कि क्या हुआ था। आशी भी नव्या की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने भी चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, पर ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह नव्या और मेहरा फैमिली में कुछ डिस्कशन हुआ और उसके बाद नवी ने कहा, तारांकन मैंने कुछ सोचा है। जिसे सुनकर पूरी फैमिली के जैसे कान खड़े हो गए। मिस्टर मेहरा ने नव्या की तरफ देखा पर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। सबकी खामोशी को तोड़ते हुए नव्या ने कहा, मैं चाहती हूं कि आरव और मैं अब से अलग रहे। अगर आर्यन हमें आपके साथ रहता हुआ देखेगा तो हो सका है वो आप सबको भी नुकसान पहुंचाए। उद्धरण चिन्ह। नव्या की ये बात सच थी। आर्यन का कोई भरोसा नहीं था। वो ऐसा था जो उसके मन में होता था वो करता था और नव्या और आरव के बीच की लड़ाई ने अगर मेहरा परिवार कुछ भी बोलेगा तो आर्यन उन्हें भी नहीं बख्शेगा। आर्यन की क्रुएल्टी को कोई भी मात नहीं दे सकता था। मिस्टर मेहरा ने नव्या को उसकी बात कहने का एक मौका दिया, अंकल के चाहती हूँ कि मैं और आरव यहाँ से चले जाए। नव्या अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आशी बीच में बोल पड़ी, नहीं नव्या, ये सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हें इंडिया वापस लेने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। प्लीज नव्या ऐसा मत करो, प्लीज वापस मत जाओ। उसकी बात सुनकर नव्या मुस्कुराते हुए बोली, कहीं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही ही, मैं बस मेहरा मेंशन से अलग रहना चाहती हूँ। नव्या की बात सुनकर अब पूरा परिवार सोच में पास गया था। वो नव्या, आरव और खुद पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देना चाहते थे।
पर न तो वो नव्या को रोक पा रहे थे और न ही उससे आगे कुछ कह पा देश थे। आशी ने नव्या के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहा पर उसे मौका दिए बगैर ही मिस्टर मेहरा बोल पड़े। ठीक है नव्या, पर हमें इसमें कुछ टाइम लगेगा। उद्धरण चिन्ह। नव्या का फैसला पूरे परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसे अब आशी नहीं बदल सकती थी। मुंह फूलाकर वो एक कोने में ही बैठी रही। नव्या ने उसे देखा और निराशा में अपनी गर्दन हिला दी। ये आशा सच था कि वो आर्यन के वजह से मेहरा मेंशन से जाना चाहती थी। वो हमेशा से ही इंडिया नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसके पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और मेहरा फैमिली को वो सिर्फ आशी की ही वजह से जानती थी, वरना उसका उन लोगों से भी कोई रिश्ता नहीं था। नव्या हमेशा से ही ये मानती थी कि ये मेहरा फैमिली का उस पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन लोगों ने उसे वहां रहने दिया, पर उसका आत्मसम्मान कभी भी उसे इसकी इजाजत नहीं देता था कि वो किसी और के घर में रहे। इसलिए अब नव्या आरव के बहाने से उस घर से निकलना चाहती थी। सभी लोगों को नव्या के वहां से जाने देने के लिए राजी होता हुआ देखकर आशी ने कहा, फाइन, अगर तुझे जाना है तो चली जा, पर हाँ तेरे और आरव के रहने के लिए अपार्टमेंट डैड ही करेंगे, समझी। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुनकर मिस्टर मेहरा चील गए। उन्होंने उसी चील के साथ कहा, आशी बेटा, क्या तुम्हें मैं इतना नकारा लगता हूं कि नव्या को इसी धक्के खाने के लिए छोड़ दूंगा? ऑब्वियसली नव्या जाएगी तो उसका सारा जिम्मेदारी मेहरा परिवार की होगी। आशी ने उनसे इस बारे में आगे कोई बात नहीं करी। वो आज अंदर से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। नव्या कभी भी इंडिया वापस नहीं आना चाहती थी, पर ये आशी ही थी जिसने उससे रिक्वेस्ट कर करके नव्या को इंडिया वापस बुला ही लिया था। और अब जब वो जा रही थी तो भी वो आशी ही थी जिसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। आशी ने अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया और अपने रूम में चली गई। मिस्टर मेहरा ने जारी हुई आशी को देखा और फिर नव्या से बोले, वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत उदास हो जाएगी। मिलने आती रहा करना, वरना वो मुझसे बहुत लड़ेगी। उनकी इस बात पर नव्या बस मुस्कुरा दी। अगले दिन से ही मिस्टर मेहरा ने नव्या के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट खरीदने की पहल कर दी थी। वही आरव भी नव्या से आर्यन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। नव्या ने भी आरव से इस बारे में कोई बात छेड़ी थी। मिस्टर मेहरा ने जारी हुई आशी को देखा और फिर नव्या से बोले, वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत उदास हो जाएगी। मिलने आती रहा करना, वरना वो मुझसे बहुत लड़ेगी। उनकी इस बात पर नव्या बस मुस्कुरा दी। अगले दिन से ही मिस्टर मेहरा ने नव्या के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट खरीदने की पहल कर दी थी। वही आरव भी नव्या से आर्यन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। नव्या ने भी आरव से इस बारे में कोई बात छेड़ी थी। अब आगे कुछ दिनों तक आरव और नव्या के बीच सब इसी सही चलता रहा। आशी ने अब भी नव्या से मुंह बनाया हुआ था। आज उस इंसिडेंट को हुए मतलब आर्यन से मिले हुए नव्या को पूरा एक हफ्ता बीत गया था। उसके बाद से नव्या खुद ही रोज आरव को स्कूल से लेने और छोड़ने जा रही थी। वो आरव को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ रही थी, और आरव को वो ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही थी ताकि आरव को अपने डैड की कमी महसूस न हो। नव्या के इस बिहेवियर को समझते हुए आरती जी ने भी आरव पर काम ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि नाभा अपने मन से अपनी सारी इनसिक्योरिटी को निकल दे। उसके मन का डर उस पर हावी न हो पाए। घर में सभी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। पूजा और काव्य हमेशा की ही तरह आरव से दूरी बनाए हुए थी और आशी को बहलाने की कोशिश कर रही थी। एक हफ्ते बाद मेहरा मेंशन के डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। नव्या और आरव भी उन्हीं के साथ ही थे। मिस्टर मेहरा ने नव्या से कहा, नव्या, हमने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है, तुम वहां पर बिल्कुल सेफ रहोगी। वहां पीआर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उनकी बात सुनकर आशी के हाथ खाना खाते हुए रुक गए, पर उस कुछ नहीं कहा। वही टेबल पर बैठे हुए बाकी लोगों का भी यही हाल था। आरती जी को तो जैसे किसी ने एक सदमा से दिया था। उनसे अब एक भी निवाला नहीं खाया जा रहा था। नव्या ने मिस्टर मेहरा से कहा, तारांकन, ओके अंकल, हम कल ही वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मिस्टर मेहरा ने भी ओके कहा और अपना खाना खाने लगे। परिवार के किसी को भी अब नव्या और आरव के बिना रहने की आदत नहीं थी।
काव्या और पूजा भले ही आरव से दूर रहती थी पर उसका उनका अपना रीजन था। जल्दी ही अपना खाना खत्म करके नव्या आरव को लेकर अपने रूम में चली गई। वो अब सब कुछ पैक कर रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कल यहाँ से पक्का चली ही जाएगी। ये फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था पर जाना तो था ही। पूजा और शिवा के रूम में। तुम रो क्यों रही हो पूजा? शिवा ने थोड़ा गुस्से से पूछा। पूजा जब से रूम में आई थी वो रोए जा रही थी और शिवा उसे तब से ही शांत करवाकर थक चुका था। पूजा ने अब भी रोते हुए ही कहा, आरव यहां से चला जाएगा। एक ही तो बच्चा है, वो भी चला जाएगा। उसकी बात को सुनकर शिवा ने अपने हाथों की मुट्ठी बीच लो। उसने एक एक शब्द लगभग चबाते हुए कहा, तारांकन मैंने इसीलिए टीम से आरव को खुद से दूर रखने को कहा था। अरे वो हमारा बच्चा नहीं है पूजा, हम उसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। ये ही बात थी जो पूजा को आरव से दूर कर रही थी। उसने रोते हुए ही शिवा से दोबारा कहा, हमारा बच्चा क्यों नहीं है शिव? क्यों हम माँ बाप नहीं बन सकते? क्यों मेरी गोद सुनी है? 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, क्यों नहीं हो रहा है हमारा बच्चा? इस बात पर शिव बिल्कुल चुप हो गया। वो खुद नहीं जानता था कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। उसने हर एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक कर लिया था, खुद को भी और पूजा को भी, पर आज तक यही नहीं समझ आया था कि आखिर क्यों पूजा को बच्चे नहीं हो रहे हैं। हर डॉक्टर ने उसे हमेशा किसी दूसरे के पास जाने की ही सलाह दी थी। कोई भी आज तक उनकी इस परेशानी को खत्म नहीं कर पाया था। ऊपर से पीर परिवार से छुपकर ये सब इलाज करवाना उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था। शिवा ने पूजा को इसीलिए आरव से एक दूरी बनाने को कहा था, क्योंकि नव्या के इस परिवार में आने से पहले ही सब जानते थे कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब नव्या और आरव को यहाँ से जाना ही होगा। और तब आरव से दूर होना उन सब के लिए बहुत दर्दनाक होगा, खासकर पूजा के लिए। अगर शिवा उसे आरव के करीब जाने देता तो वो आरव में अपना बच्चा देखने लगती, को कि सही नहीं था। फिलहाल के लिए शिव ने उसे बहुत मुश्किलों से चुप करवाया और अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। पर जब पूजा सो गई तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके भी मन का यही दर्द था। जल्दी ही उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया। काव्या और कपिल के रूम में। काव्या इस वक्त बेड के एक कोने में आराम से बैठी हुई अपना फोन यूज कर रही थी, वहीं दूसरे कोने में बैठा हुआ कपिल अपना सर पकड़ा हुआ बैठा था। उन दोनों के बीच ही अभी ही झगड़ा हुआ था और कपिल इस वक्त काव्य से नाराज था। उसने थोड़ी देर तक वेट किया, फिर अचानक न जाने उसे क्या हुआ था, वो अपनी साइड से उठकर काव्य की साइड आया और उसके हाथों में पकड़ा हुआ फोन छीनकर दीवार पर फेंक कर मारा। काव्या हैरानी से ये देखती रही। उसने भी गुस्से में कपिल पर चीखते हुए कहा, मैंने तुमसे बोला ना मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहती, फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? अगर उतना ही शौक है ना बच्चे का तो जाकर खुद कहीं पर बच्चा पैदा कर लो। इतना कहकर काव्या गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आरव के पैदा होने की खबर के बाद से ही कपिल खुद का एक बच्चा चाहता था, और चाहे भी क्यों ना, आखिर 7 साल हो गए थे इसकी शादी को हुए। वो भी एक लव मैरिज थी जिसे उसके पूरे परिवार ने स्वीकार किया था। उसका हमेशा से ही काव्या से इस बात पर ही झगड़ा होता था कि उसे एक बच्चा चाहिए था और काव्या अभी कोई भी बच्चा नहीं चाहती थी। कपिल की बच्चे की जिद तब और ज्यादा बढ़ गई थी जब उसने नव्या के बेटे के बारे में सुना था, और जब आरव घर आया था तब से ही कपिल और काव्या के ये झगड़े और ज्यादा बढ़ गए थे। नोट: पूजा और शिवा के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं इसका रीजन आपके बाद में पता चलेगा, और काव्या बच्चा क्यों नहीं चाहती ये भी। अगले दिन दोपहर में ही नव्या और आरव ने अपने नए अपार्टमेंट की तरफ रुख कर लिया था। आरव से विदाई लेते समय पूरा परिवार बहुत दुखी था। आरती जी ने तो रो रो कर आरव को कसकर पकड़ लिया था, पर नव्या अपने फैसले पर अटल रही। वो अपनी वजह से इस परिवार में कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहती थी। राहुल और आशी नव्या को उसके नए घर छोड़ने आए थे, पर नव्या ने उन्हें साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आशी उसे छोड़ने आई तो वो भी उससे दूर नहीं हो पाएगी। नव्या के इस तरह से मना करने से कोई आगे कुछ नहीं बोला और नव्या आरव को लेकर अपने नए फ्लैट में चली गई।
ये नया अपार्टमेंट था और यहाँ का माहौल भी बहुत शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नव्या को पसंद है। नव्या देख पा रही थी कि आरव भी यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं है, पर नव्या का ये करना भी जरूरी था। वही आर्यन उस दिन के बाद से नव्या और आरव दोनों के ही सामने नहीं आया था। अगले दिन से ही सबकी लाइफ बिजी हो चुकी थी। मेहरा मेंशन में रहने वाला हर इंसान अपनी दिक्कतों से जूझ रहा था। कपिल ने काव्या से बात करना बंद कर दिया था। काव्या भी कपिल से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। वही पूजा और शिवा दोनों ही अब एक दूसरे का अच्छे से और ज्यादा ख्याल रख रहे थे, खास करके शिव। आरती जी ने भी अब काव्या और पूजा पर बच्चे का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, और मिस्टर मेहरा आशी और राहुल को लेकर दुखी थी। कुछ दिन बाद नव्या आरव को स्कूल से सीधे घर, मतलब अपने नए अपार्टमेंट में लेकर आई थी। आरव ने भी अब यहाँ रहने की आदत डाल ली थी। नव्या और आरव अभी अपने घर के सामने खड़े हुए थे कि सामने के दूसरे अपार्टमेंट में किसी के सामान रखने की आवाज आई। नव्या ने आरव को देखा और बोली, लगता है अब इस जगह पर भी कोई रहने आने वाला है। तारांकन आरव ने भी उस तरफ देखा, वहां पर इस वक्त दरवाजा बंद था, पर वहां से पहली बार किसी की आवाज आ रही थी। करना अब तक वो अपार्टमेंट बंद ही था। आरव ने कहा, शायद कोई मेरा दोस्त आ जाए। नव्या ने स्माइल किया और वो दोनों अंदर चले गए। राठौर मेंशन में इस वक्त ज्योति जी को घर लाया जा चुका था। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन उन्हें चिराग जी ने एक्स्ट्रा केयर के कारण दूसरे रूम में रुकवाया था, ताकि नाज वहां पर उनका अच्छे से ख्याल रख सके। चिराग जी के रूम में इस वक्त एक लड़की बेहद रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बेड पर बहुत एटीट्यूड से बैठी हुई थी। उसने अपनी लेग्स में काफी ऊपर तक का हिस्सा बाहर शो किया हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि वो ड्रेस उसके बदन को छुपाने से ज्यादा दिखाने का काम कर रही थी। वो लड़की चिराग जी के बेड के एक कोने में अपनी एक टांग पर टांग रखे हुए बैठी हुई थी। वो काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। कुछ देर बाद रूम का दरवाजा खुला और चिराग जी रूम में आए। अपने सामने एकदम जवान और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने बेड पर इस तरह से बैठे हुए देखकर उनके कदम ठिठक गए। वो अभी कुछ समझ ही पाते कि उनकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो करिश्मा थी। वो उसे देखकर और ज्यादा हैरान हुए, पर जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए बोले, करिश्मा तुम गलत जगह पर हो। ये मेरा रूम है, आर्यन का नहीं। उनकी इस बात पर करिश्मा ने अपनी पलकें उठाकर उनकी तरफ देखा। ये एक अदा थी जिससे वो चिराग जी पर काबू पाना चाहती थी। उसने बेहद सैडिक्टिव वॉइस में कहा, नहीं अंकल, मैं गलत जगह पर तो नहीं हूँ, ये आपका रूम है और मुझे आपसे ही मिलना था। इतना कहकर वो बिस्तर से उठी और एक अदा से चलते हुए उनके पास आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उनका कोट उतार दिया और उसे ले जाकर एक चेयर पर रख दिया। कोट उतारते समय उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा चिराग जी को महसूस हुई थी, जिससे उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें तब सुकून हुआ जब करिश्मा उनसे दूर हो गई। कोट को रखने के बाद करिश्मा दोबारा अपनी हाई हील्स पर चलती हुई चिराग जी के सामने पहुंची। उसके इस बार अपना हाथ उनके पेट पर रखा, जो अब उम्र और ध्यान न देने के कारण बाहर आ गया था, और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे उनके कॉलर तक लेकर गई। इस वक्त चिराग के मन में भी एक हलचल सी शुरू हो गई थी, लेकिन उनका ध्यान और नजर अब भी करिश्मा की आंखों पर ही थी। करिश्मा ने भी ये बात नोटिस किया और उनकी गर्दन तक हाथ ले जाकर उसे थोड़ा सा नीचे झुकाया। अब चिराग जी को सिर्फ करिश्मा की क्लीवेज दिख रही थी, जो कि उनके टाई उतरने की वजह से हिल रहे हाथों के कारण और ज्यादा मूव कर रही थी। करिश्मा ने वो टाई उतरने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगाया, और जब वो टाई उतार गई तब उसने वो टाई ले जाकर बेड पर रख दी। वो दोबारा बेड पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने चिराग जी को अपने पास आने का इशारा किया, जिसको देखकर उनके कदम अपने आप ही करिश्मा की तरफ बढ़ गए। करिश्मा के पास वो बैठे ही थे कि करिश्मा ने दोबारा अपनी अदाएं दिखाते हुए कहा, अंकल, मैं कब से आर्यन से मिलना चाहती हूँ, पर वो है कि मुझे कहीं आने ही नहीं दे रहा है। चिराग जी को जैसे आर्यन का नाम सुनकर होश आया हो। उन्होंने करिश्मा से थोड़ा दूर हटते हुए कहा, ठीक है, मैं उससे पता करता हूँ। वो कहा है और तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा, करिश्मा ने ओके कहा। पर वो वहां से नहीं गई।
चिराग ने जब उस अब भी बैठे हुए देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ, कुछ और काम भी है क्या? करिश्मा ने नमे अपनी गर्दन हिलाए और कहा, काम नहीं है, सिर्फ बस सोच रही थी मैम की बीमारी की वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसका इशारा किसी और तरफ था, जो कि चिराग जी समझ नहीं पाए। उन्होंने करिश्मा से हाँ कहा और थोड़ा रुक कर बोले, वो मैं तो भूल हो गया था, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से तेजी से निकल गए। आज उनके लिए करिश्मा का भाव बहुत अलग था। वो तो हमेशा उन्हें अंकल बोलती थी, फिर आज सिर क्यों? यही सोचकर चिराग जी वहां से चले गए। वही रूम के अंदर बैठी हुई करिश्मा ने गुस्से से अपने दांत बींच लिए। वो गुस्से में खुद से ही बोले, इन दोनों ही बाप बेटे को मनाना बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किलों से तो उसके कमरे में एंट्री ली थी और ये भी हाथ से निकल गया। गुस्से में पैर पटकते हुए करिश्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे वहां की एक हेडमेड दिखी। ये पारुल थी, जिसके हाथों में आर्यन ने पूरा घर सौंप रखा था और उससे ये भी कहा गया था कि करिश्मा को वो आर्यन के माता पिता के कमरे में न जाने दे। जब आज करिश्मा घर आई थी तो उसे पारुल ने साफ माना करते हुए कहा था कि वो चिराग जी के कमरे में नहीं जा सकती, पर उसके वहां से हटते ही करिश्मा रूम में चली गई थी। अब जब वो रूम से बाहर निकलने वाली थी तो उसे पारुल बाहर ही दिख गई थी। करिश्मा ने उसे देखते ही दोबारा से दरवाजा बंद किया और अपने बालों को थोड़ा बिगड़ते हुए और अपने कपड़े को सही करते हुए दोबारा से बाहर निकली। अभी भी पारुल वही थी, वो किसी मेड को काम समझा रही थी। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो कमरे की तर्ज देखा। वहां पर करिश्मा को देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। करिश्मा थोड़ा सा लंगड़ाने की एक्टिंग करते हुए उसके पास आए। पारुल ने दूसरी मेड को जाने का इशारा किया। जब वो मेड चली गई तब वो करिश्मा की तरफ मुड़ी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि करिश्मा बोल पड़ी, ओह हाय पारुल, एक ही दिन में दोबारा मिलना। वैसे मैं तो जाने ही वाली थी पर चिराग जी ने मुझे रोक लिया। करिश्मा नई कहते हुए अपने ड्रेस की स्ट्रैप ठीक की और अपने बालों को भी ठीक किया। वहीं उसके सामने खड़ी हुई पारुल उसके वर्ड्स को सुनकर और ज्यादा हैरान थी। उसने चिराग जी को अंकल को सीधे से चिराग जी कहना शुरू कर दिया था और उसका इस तरह से अपने कपड़े ठीक करने से पारुल को अंदाजा हो गया था कि उस रूम में क्या हुआ था। वो यही सोच रही थी कि चिराग जी भी करिश्मा के साथ आर्यन की तरह ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब था कि अब उसे करिश्मा के सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना होगा। अभी वो अपने ख्यालों में हम थी कि करिश्मा ने दोबारा कहा, राठौर परिवार के हर इंसान का स्टैमिना बहुत अच्छा है। इतना कहकर करिश्मा हंसते हुए वहां से चली गई। उसने ये लाइन पारुल के मन में शक भरने के लिए ही बोली थी, ताकि अगली बार जब वो आए तब पारुल उससे न रोक के। वहां पर करिश्मा को देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। करिश्मा थोड़ा सा लंगड़ाने की एक्टिंग करते हुए उसके पास आए। पारुल ने दूसरी मेड को जाने का इशारा किया। जब वो मेड चली गई तब वो करिश्मा की तरफ मुड़ी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि करिश्मा बोल पड़ी, ओह हाय पारुल, एक ही दिन के दोबारा मिलना। वैसे मैं तो जाने ही वाली थी पर चिराग जी ने मुझे रोक लिया। करिश्मा नई कहते हुए अपने ड्रेस की स्ट्रैप ठीक की और अपने बालों को भी ठीक किया। वहीं उसके सामने खड़ी हुई पारुल उसके वर्ड्स को सुनकर और ज्यादा हैरान थी। उसने चिराग जी को अंकल को सीधे से चिराग जी कहना शुरू कर दिया था और उसका इस तरह से अपने कपड़े ठीक करने से पारुल को अंदाजा हो गया था कि उस रूम के क्या हुआ था। वो यही सोच रही थी कि चिराग जी भी करिश्मा के साथ आर्यन की तरह ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब था कि अब उसे करिश्मा के सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना होगा। अभी वो अपने ख्यालों में हम थी कि करिश्मा ने दोबारा कहा, राठौर परिवार के हर इंसान का स्टैमिना बहुत अच्छा है। इतना कहकर करिश्मा हंसते हुए वहां से चली गई। उसने ये लाइन पारुल के मन में शक भरने के लिए ही बोली थी, ताकि अगली बार जब वो आए तब पारुल उससे न रोक। अब आगे करिश्मा के जाने के बाद भी पारुल की हैरानी का कोई अंत नहीं था। वहीं नव्या के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ एक शख्स खड़ा हुआ था। ब्लू कलर का कोट पहने हुए वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं उसके बराबर में एक और लड़का था जिसने कैजुअल क्लोथ्स पहने हुए थे। उसने दूसरे लड़के से कहा, बॉस यही बिल्डिंग है।
उसकी बात सुनकर दूसरे लड़के ने हाँ कहा और बोला नील जल्दी से जल्दी मेरा सारा सामान यहाँ ले आओ। ये दोनों लड़के नील और आर्यन थे। जब से नव्या आरव को लेकर गई थी तब से ही आर्यन नव्या की आंखों के सामने नहीं आया था, पर अब उसने जैसे पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो नव्या की लाइफ में अब इंटरफेयर करने वाला था। अपने लंबे कदमी से अंदर जाता हुआ आर्यन लिफ्ट तक गया और सेम नव्या के अपार्टमेंट वाले फ्लोर पर आकर रुका और उसके सामने वाले अपार्टमेंट में चला गया। दोपहर में नव्या मेहरा कंपनी से बाहर निकली और आरव को स्कूल से लेने के लिए चली गई। आरव स्कूल के अंदर उसका ही वेट कर रहा था। नव्या ने उसे स्कूल से पिक किया और सीधे अपने अपार्टमेंट के गई। रास्ते में ही आरव उससे कुछ पूछना चाहता था, पर नव्या ने उससे पहले ही बोल दिया अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है तो सॉरी मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसकी बात सुनकर बेचारा आरव चुप ही रहा। आर्यन को उससे मिले हुए काफी समय जो गया था और तब से ही वो उसके सामने नहीं आया था और अब आरव के मन में अपने पिता से मिलने की हुक उठ रही थी। खैर जल्दी ही कार अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। नव्या और आरव लिफ्ट में चढ़े और अपने फ्लोर पर पहुंच गए। अभी आरव आगे आगे भागता हुआ जा रहा था और नव्या पीछे से उसका बैग लेकर आ रही थी। आरव अपार्टमेंट के सामने रुक गया और हैरानी से सामने देखे लगा, फिर देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भागता हुआ गया और किसी के पैरों से चिपक गया। नव्या ने जब उस तरफ देखा तो वो भी परेशान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि आर्यन इससे अपार्टमेंट में ही मिलने आ जाएगा। वो एक तक कभी अपने बेटे को देखती तो कभी अपने सामने खड़े हुए आर्यन को। आर्यन ने आरव को गोद में लिया और अपनी पॉकेट से एक की निकली। उसने नव्या के अपार्टमेंट को अनलॉक किया और अंदर चला गया। आर्यन के साथ ही मतलब उसकी गोद में ही आरव भी था और वो दोनों ही अब अपार्टमेंट में जा चुके थे। बाहर बस नव्या खड़ी हुई थी। को भी अब तेजी से अंदर गई तो उसने देखा कि आर्यन सोफा पर बैठा हुआ है और आरव उसकी गोद में बैठा हुआ था। आर्यन से आरव बोल रहा था, आप इतने दिन कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर नव्या की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें मुझे मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आर्यन की बात सुनकर तो मानो नव्या के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। वो वहां पर सुन खड़ी रह गए थी। वही आरव जो कि आर्यन की गोद में बैठा हुआ था, उसे इस वक्त सिर्फ अपने डैड दिख रहे थे। वो ये भी भूल गया था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब वो आर्यन से मिला था। वही आर्यन अब नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। नव्या ने उसे देखा पर उसने आरव के सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। उससे याद था पिछली बार भी आरव उसके चीखने से कितना डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो आर्यन को आरव के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो वहां से दिनिग एरिया की तरफ गई और पानी पीने लगी। तभी उसे आरव अपने रूम के भागता हुआ नजर आया। वो उसे देखकर कुछ पूछती उससे पहले ही आर्यन बोल पड़ा, क्या बात है? काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है तुम में वैसे। मेरे बारे में जानकर भी अकेले रहने का फैसला। नव्या ने उसे देखा और घूरते हुए बोली, तुमसे बात करने के लिए मुझे मेहरा फैमिली की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो कई अकेले ही काफी हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन ने भी टेबल पर रखा हुआ एक ग्लास उठाया और उसमें पानी भरते हुए बोला, हम यही तुम्हारे बाप को लगता था जो उसने मुझसे उलझने की कोशिश करी, और आज देखो वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। ये एक कमजोर नस थी नव्या की, और आर्यन ने उसी पर हाथ रख दिया था। उसने गुस्से में आर्यन को देखते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं है तो? मैं हूं न उनकी बेटी यहाँ पर। नव्या की ये बातें आर्यन को अंदर तक जला गई थी। उसने चिढ़ते हुए नव्या से कहा, बेहतर तो तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम सिर्फ आरव की माँ बनो, जिंदल की बेटी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आर्यन ने ग्लास टेबल पर पटका और वापस सोफा पर बैठ गया। थोड़ी देर में ही आरव बाहर आया। वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने गया था। जब वो बाहर आया तब आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। नव्या कुछ पूछ पाती उससे पहले ही आर्यन ने कहा, सामने वाला अपार्टमेंट मेरा है, मैं वहीं रहूंगा। और वो वहां से चला गया। नव्या अपार्टमेंट में अकेले बैठी हुई थी। अब उसे अपने बेटे आरव की बहुत फिक्र हो रही थी।
वो बेचारी बुरी तरह से परेशान थी और अब तो ये मुसीबत बिल्कुल उसी के दरवाजे के सामने आ गई थी। नव्या ने कुछ सोचा और अपना फोन निकाला, वो किसी को मैसेज करने थी कि फिर उसके हाथ अचानक रुक गए। थोड़ा और सोचने के बाद नव्या आर्यन के अपार्टमेंट में भाग गई। जब वो अंदर आई तब उससे आरव के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। आर्यन उसकी गुदगुदी कर रहा था और आरव बेड पर उल्टी पलटी खाकर हंसी जा रहा था। नव्या अंदर आई तो आर्यन ने अपने हाथ रोक लिए और आरव को गुदगुदी बंद कर दी। फिर उसने आरव से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मम्मा के रूम में जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आना, ओके। आरव ने भी उससे ओके कहा और फिर वहां से चला गया। अब आर्यन नव्या की तरफ पलटा और उससे बोला, क्या बात है? तुम्हें फिर से मुझ पर प्यार आने लगा है क्या, जो बार बार मेरे सामने आ रही हो? उद्धरण चिन्ह। नव्या ने भी उसकी तरफ देखा और एक घमंडी स्माइल के साथ बोली, तुम पर प्यार आए? हाँ, क्या मजाक है? दुनिया के मर्द मिट नहीं गए हैं जो मैं तुमसे प्यार करूंगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बात सुनकर आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। नव्या का साफ मतलब यही था कि वो उससे एक मर्द नहीं मानती। उसने गुस्से में कहा, मेरे मर्द होने की निशानी तुम 9 महीने अपने पेट में लेकर घूमी हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नव्या ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे लोगों को यही तो लगता है कि एक मर्द होने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है। पर ऐसा है नहीं आर्यन, मर्द तो वो होता है जो कभी भी अपने परिवार की आंखों में आंसू न आने दे, कभी अपने बीवी बच्चों को तकलीफ में न आने दे। मर्द का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अगर मर्द सिर्फ एक औरत को प्रेग्नेंट करने से बन जाते ना तो आज को हर एक रेपिस्ट को लोग मर्द कहते। नव्या ने कुछ ही शब्दों में उसे इतना कुछ समझा दिया था जिसे आर्यन न तो कभी समझ पाया है और न ही शायद समझ पाएगा। उसने नव्या की बातों को दोबारा हवा में उड़ते हुए कहा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी ये जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। खैर, आने का मतलब बताओ। नव्या को उसका इस तरह बदतमीजी से पेश आना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने कहा, करिश्मा, वो अगर यहां पर आएगी तो आरव पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। नव्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और उसके आगे के शब्द खुद बोला, मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। बाकी की बातों से तुम मतलब मत रखो। नव्या ने उसकी बात सुनी, फिर आगे बिना कुछ कहे अपने अपार्टमेंट में चली गई। वहीं पर सोफा पर आरव थकान की वजह से सो गया था। नव्या ने उसके गालों पर एक किस किया और अपना बैग लेकर बाहर चली गई। उसे भी ये दोबारा कंपनी जाना था और आरव का ख्याल रखने के लिए आर्यन तो था ही। वही आर्यन भी थोड़ी देर बाद नव्या के फ्लैट में आया तो उसे आरव को सोता हुआ देखकर वो उसे अपनी गोद में लेकर अपने फ्लैट पर चला गया। वही नव्या अपनी कार लेकर मेहरा एंटरप्राइजेस के लिए निकल गई थी। उसका फैशन शो होने वाला था और उसके बाद ही मेहरा कंपनी उसकी अपनी कमी में इन्वेस्ट करेगी, इसलिए उसे मेहनत करना था ताकि उसे आगे भी और ज्यादा बेनिफिट हो। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अभी वो कार लेकर जा ही रही थी कि उसकी कार की स्पीड ज्यादा तेज थी। सड़क पर ट्रैफिक भले ही ज्यादा था पर नव्या अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ड्राइविंग का सहारा ले रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। आर्यन का बार बार उसके सामने आना कम नहीं था उसके लिए, लेकिन वो इसे और बदतर करने के लिए बार बार इसके पापा और भाई का जिक्र कर रहा था। नव्या की आंखों में एक निराशा थी। उसे दुख था कि उसने आखिर क्यों एक ऐसे आदमी से प्यार किया था जिसका बदलने का कभी भी कोई इरादा ही नहीं था। वो कभी भी नहीं बदलने वाला था, उस पर नव्या का मेहनत करना बेकार रहा। यही सोचकर नव्या ने कब अपनी कार की स्पीड तेज कर दी थी उसे पता ही नहीं था। अचानक ही उसकी कार की स्पीड इतनी तेज हो गई कि उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी वो स्पीड कम करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी कार के आगे एक बच्चा आ गया, जिसके कारण नव्या ने अपनी कार का बैलेंस को दिया और उसकी कार किसी और की गाड़ी से जा टकराए। दोनों ही कार्स की टक्कर बहुत भयानक आवाज के साथ हुई थी। नव्या को एक झटका लगा था, वो तो शुक्र था कि उसने हमेशा की ही तरह आज भी सीट बेल्ट लगाई थी।
जिसके कारण उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से नहीं टकराया था और उसका एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा था। मगर सामने वाली कार का क्या? नव्या भागते हुए अपनी कार से उतरी और सड़क के पास अपनी कार के आगे वाली कार के थकने के लिए आगे बढ़ी। उसने जैसे सामने देखा तो उसके सामने एक ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी कार थी। नव्या उसे देखकर ये तो समझ गई थी कि वो जरूर किसी अमीर आदमी की कार थी। नव्या कार की ड्राइविंग सीट की तरफ गई और उसने विंडो पर नॉक किया। नव्या के नॉक करते ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान ने विंडो मिरर को नीचे किया तो नव्या को अपने सामने दो जोड़ी खूबसूरत आंखें दिखी, जो कि बड़ी बड़ी थी। उनकी पलकें इतनी बड़ी थी कि नव्या देखती ही रह गई। नव्या के इतना आई मेकअप करने के बाद भी वो आंखें बिना किसी मेकअप के उसे मात दे रही थी। उनमें कुछ जादू ही था जो नव्या उनके खोती जा रही थी। नव्या ने आज से पहले कहीं भी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, पर उन आंखों में कुछ था, जिसे कोई सवाल या फिर कोई जाना पहचाना सा एहसास। नव्या उन आंखों में इतना खोती हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब कार का विंडो ओपन हुआ और वो आंखें जो अभी तक बेहद प्यारी लग रही थी वो अब एक कोल्ड फेस के ऊपर चिपकी हुई थी। उस लैम्बोर्गिनी का मालिक नव्या को अपलक देखे ही जा रहा था और वहीं पर नव्या उसकी आंखों में खोई हुई थी। नव्या को होश तब आया जब वो अचानक से लड़खड़ा गई। उसके सामने खड़ी हुई कार का दरवाजा खुल गया था और उसका दरवाजा खुलने के कारण उससे चिपकी नव्या धक्का लगाने के कारण लड़खड़ा गई थी। उस कार का मालिक कार से बाहर आया और नव्या को देखने लगा। उसकी नज़र कार से उतरते ही सीधे नव्या पर गई। वो बीते सालों में थोड़ी बदल गई थी। वो पहले की तरह एक बच्ची नहीं लग रही थी बल्कि एक खूबसूरत लड़की बन गई थी, जो कि थोड़ी सी चबी थी, पर फिर भी उसका चेहरा पहचानने के कोई गलती नहीं की जा सकती थी। उसका वो बेदाग और साफ चेहरा आज भी किसी खिले हुए फूल की तरह था, पर आंखों में कुछ परेशानी के भाव थे। अभी इससे पहले वो कुछ कहता कि नव्या की आवाज उसके कानों के पड़ी। आई एम सॉरी, मैं नॉर्मली इतना रश ड्राइविंग नहीं करती हूँ पर आज हो गयो और आज ही एक्सीडेंट हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नव्या की बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने मन में सोचा, बोलने का तरीका तो अब भी वही है, शुरू हो जाए तो रुके नहीं, पर फिर भी वो आदमी अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए नव्या की ओर एक कदम बढ़ते हुए बोला, एहसास भी है कितना नुकसान किया है। उसकी बात सुनकर नव्या चुप हो गई। अब उसके पास अपने डैड के दिए हुए अनगिनत पैसे नहीं थे जो वो यूं ही उड़ा दे। अब उसे हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता था। यही सोचते हुए उसने अपने होठों को चबा लिया। नव्या को एहसास ही नहीं था कि उसकी करी हुई हरकतों से सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा था। वही उसे अपना होठ चबाता हुआ देखकर सामने खड़े आदमी के होश उड़ने से लगे थे। उसने अपने आप पर मुश्किल से कंट्रोल किया और नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार से लगा दिया। वहीं नव्या उसकी इस हरकत से हैरान रह गए थी। अभी वो इस पर चिल्लाने वाली थी कि सामने से आवाज आए, भरो नुकसान। पूरे 5 लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने मेरा, जल्दी भरो इसे। बताओ कैश दोगी या फिर चेक। अब नव्या को अपनी ही कही बात पर पछतावा हो रहा था। उसे क्या जरूरत थी नुकसान भरने को बोलने की। नव्या ने मन ही मन खुद को कोसा, फिर थोड़ा सा और ज्यादा सॉफ्ट होकर बोली, देखिए मेरे पास अभी कोई कैश या फिर चेक नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही आपको पेमेंट कर दूंगी। मैं जॉब करती हूँ, मैं जल्दी ही पेमेंट कर दूंगी। नव्या के मुंह से जॉब का नाम सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हैरान हुआ। जिंदल फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। उन्हें तो अपने घर की औरतों का जॉब करना पसंद ही नहीं था, तो फिर अब क्यों? यही सोचकर उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने नव्या से कहा, अभी पेमेंट नहीं कर सकती, हम ऑफ पर बाद में मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। होना नंबर 2, और अभी मेरे साथ चलो। नव्या अपना नंबर देना तो नहीं चाहती थी, पर क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स काफी अमीर लग रहा था और नव्या ने ही उसका काफी बड़ा नुकसान किया था, इसलिए उसे अपना नंबर देना ही पड़ा। पर वो कहीं पर भी उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। वो मना करते हुए बोली, देखो, पर अभी नव्या इतना ही कह पाई थी कि सामने से आवाज आई, दिखाओ। नव्या ने ऑकवर्डली स्माइल किया और फिर बोली,
ये जो नंबर मैंने आपको दिया है ना वो बिल्कुल सही है, कुछ भी झूठ नहीं है, चाहिए तो कॉल कर लो। मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी। सच्ची में। न जाने क्यों पर नव्या को उस आदमी से बात करते हुए कुछ भी झिझक नहीं थी। वो इससे बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी। आज उसे काफी वक्त के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने से बात कर रही हो। नव्या ने ऑकवर्डली स्माइल किया और फिर बोली, ये जो नंबर मैंने आपको दिया है ना वो बिल्कुल सही है, कुछ भी झूठ नहीं है, चाहिए तो कॉल कर लो। मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी। सच्ची में। न जाने क्यों पर नव्या को उस आदमी से बात करते हुए कुछ भी झिझक नहीं थी। वो इससे बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी। आज उसे काफी वक्त के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने से बात कर रही हो। नव्या के इतना कहने के बाद वो आदमी दोबारा बोला, ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। वन, मुझे अभी के अभी पूरी पेमेंट करो, और दूसरा ये है कि अब आगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मेरे साथ खाने पर चलना होगा। देखो, खाने का टाइम भी हो रहा है। उस आदमी ने अपनी घड़ी दिखाते हुए नव्या से कहा। नव्या उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ही नव्या ने कहा, अगर मैं आपके साथ लंच पर चलती हूँ तो सारा डेट माफ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नव्या के सामने खड़ा हुआ आदमी हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? बहुत खूबसूरत हो तुम। जो तुम्हारे साथ एक बार लंच कर लेने से मेरा पूरा 5 लाख का नुकसान माफ हो जाएगा। नव्या ने उसकी बात सुनकर मुंह फुला लिया। और वही वो आदमी उसको इस तरह से मुंह फूलता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने नव्या से आगे कहा, तो बताओ क्या करना है तुम्हें? नव्या ने थोड़ा सोचा और जैसे ही कुछ बोलने को हुई उस आदमी ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए बोला, कॉमन कोई बहुत अमीर नहीं हो तुम जिसे किडनैप करके मुझे बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। इतना कहते हुए वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नव्या ने भी जब उसकी बात सुनी तो खुद ही सोचा, कह तो सही रहा है, कौन सा मुझे किडनैप करके इससे पैसे मिल जाएंगे, चली ही जाती हूँ। वैसे भी अब कार से कूदने की कोशिश करना तो बेकार ही है। कार की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई नव्या मुंह फूला कर बड़ी हुई थी और अपने मन में उस आदमी को कोसते हुए अजीब अजीब मुंह बना रही थी। वही उसके इसे एक्सप्रेशन देखकर वो बहुत धीमे धीमे मुस्कुराए जा रहा था। ये आदमी कौन है इस बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जल्दी ही उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। नव्या ने वो रेस्टोरेंट देखा तो उसके आंखें खुली रह गई। वो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था जिसमें जाने से पहले ही कई अमीर लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। और यहाँ पर ये आदमी उसे यूं ही एक झटके में रेस्टोरेंट के बाहर ले आया था। हालांकि नव्या को ये पता था कि वो आदमी अमीर है, आखिर उसके पास एक लैम्बोर्गिनी कार थी, पर ये तो हर एक अमीर लड़के की चाहत होती हुई है और कई लोगों ने तो इसे खरीद भी लिया है। वो लड़का नव्या का हाथ पकड़ रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर नव्या झट से बोलने लगी, तारांकन, अरे सुनो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? देखो, ये बहुत महंगी जगह है, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह से अंदर जाते देखा तो वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो लड़का नव्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले ही गया। नव्या अभी भी अंदर जाने के बाद भी डर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसे यहाँ से बाहर न निकाल दे। आखिर वो भी हमेशा से एक अमीर फैमिली की रही थी, उसने कभी भी कहीं पर भी इसी बेइज्जती नहीं कराई थी। भले ही उसने आरव की प्रेगनेंसी टाइम में बहुत कुछ सहा था, पर उसने कभी भी इतने बड़े होटल से धक्के नहीं खाए थे। वो लड़का जैसे ही अंदर आया वहां के एक वेटर ने उससे देख लिया, वो वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। अभी भी नव्या उससे यही कह रही थी कि उसे यहां से चलना चाहिए, पर वो बस वहां पर शांति से खड़ा हुआ था और नव्या की उन आंखों में देख रहा था, सितारों की तरह टिमटिमा रही थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। नव्या को इस तरह ही वो देखे जा रहा था। अभी वो दोनों ही वहीं पर रुके हुए ही थे कि वहां पर एक आदमी आया जो कि मिडल एजेड लग रहा था। उसके सामने आते ही नव्या के पास खड़े लड़के से अपना सर झुकाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राव, नीस टू मीट यू अगेन। इफ यू डोंट माइंड प्लीज वी कैन गो टू योर फेवरेट टेबल। वो मैनेजर उस लड़के से मतलब अथर्व रॉय से बहुत पोलाइट वे के बात कर रहा था और उसे इस तरह से बात करता हुआ देखकर नव्या बिल्कुल चुप सी रह गई।
क्या वो सच में इतना अमीर था कि यह का मैनेजर भी उससे इतना तमीज से बात कर रहा था? वही वो लड़का, मतलब अथर्व नव्या के चुप होने पर मुस्कुराया और मैनेजर के साथ चलने लगा। पर वही नव्या अब भी शोक में खड़ी हुई थी। अथर्व और मैनेजर उससे कुछ कदम की दूरी पर आ गए थे। और जब अथर्व ने देखा कि नव्या उसके साथ नहीं आ रही है तो वो वापस पीछे आया और दोबारा से नव्या का हाथ टाइटली पकड़ते हुए चलने लगा। नव्या भी अब बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। जब वो आदमी एक टेबल पर आकर रुका तो नव्या को कि उसके पीछे पीछे खोई खोई सी चल रही थी, वो उससे टकरा गई। नव्या को होश तो तब आया जब उसकी नाक में एक तेज दर्द हुआ। वही वो आदमी अपना सर हिलाकर मैनेजर को वहां से जाने का इशारा कर देता है, जिसे देखकर मैनेजर वहां से चला जाता है। नव्या की तरफ पलटते ही उसके चेहरे पर एक आ गई, क्योंकि नव्या इस वक्त अपनी नाक सहला रही थी और गुस्से से उसी को देख रही थी, जैसे ये उसकी गलती हो कि नव्या देखकर नहीं चली। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही उस आदमी ने नव्या का हाथ छोड़ा और एक चेयर को पीछे की तरफ खिसका कर नव्या को उस पर बैठा दिया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। नव्या ने उसकी तरफ चीरकर देखा और पूछा, हो कौन तुम? और मैनेजर ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? नव्या का सवाल सुनकर सामने बैठे हुए आदमी ने कहा, मैं अथर्व रॉय हूँ, रॉय एंटरप्राइजेस का मालिक। नव्या ये सुनकर हैरान रह गई थी। वो उससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही अथर्व ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ। अब नव्या को उसके सामने बहुत अजीब लग रहा था। आखिर पूरे इंडिया में रॉय फैमिली के चर्चे थे और अथर्व रॉय को तो बच्चा बच्चा जानता था। द कोल्ड सेओ। नव्या का सपना रहा था कभी कि वो रॉय एंटरप्राइज में काम करे, पर उसके डैड उसे कभी भी अलाउ नहीं करते। बाद में जब नव्या की आर्यन से शादी हुई तब नव्या को लगा कि अब तो वो रॉय एंटरप्राइज में काम कर सकती है। पर आखिर में क्या हुआ? आर्यन ने उसे कहीं पर भी जाने की इजाजत नहीं दी और साथ ही साथ उसके नाम को खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिस वजह से नव्या का ये सपना अधूरा रह गया था। पर आज का दिन अलग था। आज वो अथर्व रॉय से मिली थी और सिर्फ मिली ही नहीं थी, उसका नुकसान भी तो किया था। और आखिर में नुकसान करने के बाद उसी के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। नव्या को अपने में ही खोया हुआ देखकर अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथों में ले लिया। नव्या के हाथ उसके सामने बहुत सॉफ्ट से थे, कहाँ उसका पत्थर जैसा शरीर और कहाँ नव्या एकदम नाजुक फूल जैसी। वो नव्या के हाथ से खेलने लगा था, कभी उसकी फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को जॉइंट करता तो कभी उसके नेल्स को टच करता। नव्या को होश तब आया जब अथर्व ने उसके हाथ को मसलना शुरू किया। वही अथर्व को ये सब करने में एक अलग ही मजा आ रहा था। वो नव्या के हाथों से खेलते हुए ही उसके हाथों को थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाकर पकड़ने लगा था और इसी की वजह से नव्या को अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो होश में आए। नव्या ने होश में आकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और एक फेक स्माइल से बोली, वो आई एम नाव्या जिंदल। सॉरी, वो मुझे लगा था कि मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए आप बदला लेना चाहते हैं और उसी की वजह से मुझे यहाँ लाए हैं। नव्या की बात सुनकर अथर्व हंसने लगा। आज उसको कोई भी देखता तो हैरान ही हो जाता। वो आज खुश लग रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था। नव्या, जो कि अब तक उससे पूरे तरह रुड समझ रही थी, वो अब उससे बहुत तमीज से पेश आ रही थी। अब उसका स्वभाव बदल चुका था। नव्या की बात सुनकर अथर्व ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी, पर तुमने तो सच बता दिया। नव्या ने उसे एक फेक स्माइल दी और अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। वही अथर्व भी अब बिल्कुल चुप हो गया था। वो तो बेचारा पहले ही काम बोलता है। अगर आज नव्या उसके पास नहीं होती तो वो इतना भी नहीं बोलता। जल्दी ही उनके आगे मेनू कार्ड रखे जा चुके थे। अथर्व ने काफी कुछ ऑर्डर किया और नव्या को भी ऑर्डर करने के लिए फोर्स किया। नव्या वैसे तो अब यहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी, पर अथर्व के कहने पर उसने ऑर्डर कर ही दिया। लेकिन इसने बहुत कम मंगवाया था, पर वही उसके सामने बैठा अथर्व तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई हाथी हो जिसका पेट कभी भी नहीं भरता होगा। उसने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। नव्या तो ये देखकर ही हैरान थी। जल्दी ही उनका खाना आया और खाना आते ही अथर्व और नव्या ने खाना शुरू कर दिया।
सिर्फ 10 मिनट में ही नव्या का खाना हो चुका था और अब वो अथर्व को देख रही थी। इंतजार कर रही थी कि जल्दी ही उसका खाना खत्म हो तो वो यहाँ से जाए। पर अथर्व बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसके खाने का अंदाज बहुत एलिगेंट था। वो किसी राजा की तरह खाना खा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद अथर्व ने अपना फेस टिश्यू से साफ किया और नव्या की तरफ देखा। फिर उसने वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया। जब वेटर ने उसका इशारा देखा तो वो तुरंत ही बिल लेकर आ गया। वेटर ने वो बिल टेबल पर रखा तो अथर्व ने नव्या को देखा और एक स्mirk किया। उसने नव्या से कहा, नव्या, देखना बिल कितना है। नव्या उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शॉक तो हुई पर बिना कुछ कहे उसने बिल उठाया और उसको रीड किया। नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपना मुंह खोले हुए ही अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने सच में बहुत कुछ ऑर्डर किया था लेकिन इसने बहुत कुछ खाया भी नहीं था। और काफी सारा खाना ऐसे ही रखा हुआ था। और बिल इतना ज्यादा था। नव्या का ये एक्सप्रेशन देखकर सामने बैठा अथर्व मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। उसके मन में कुछ चल रहा था जिसे सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हुए जा रहा था। नव्या ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अथर्व को बिल बताया। अथर्व ने वेटर को वहां से जाने का इशारा किया और इसका इशारा देखते ही वो वेटर चला भी गया। फिर अथर्व ने नव्या को देखते हुए कहा, बिल पे करो। इस पर नव्या उसे दोबारा आंखें बड़ी करके देखने लगी। जिस पर अथर्व ने ही दोबारा कहा, देखो ये कार के नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है। अगर इसे पे कर दोगी तो मैं तुमसे कार का नुकसान नहीं भरवाऊंगा। नव्या ने थूक गटका और बोली, देखिए ऐसा नहीं होता है, अगर मुझे ही बिल पे करना था तो आपको ये सब करने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। इतना सारा खाना तो यूं ही है, छुआ भी नहीं है। और ऊपर से ये रेस्टोरेंट, इसमें तो जरा से पानी के भी भाव इतने ज्यादा है। नव्या की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। माना कि बिल ज्यादा था पर इतना भी नहीं कि जिंदल परिवार उसे भर ही न पाए। वो अभी यही सोच रहा था कि उसे फिर से नव्या की आवाज आए, जो अब उससे कह रही थी, अगर मुझे ही बिल पे करना था तो खाना भी मैं ही ऑर्डर करती और रेस्टोरेंट भी मैं ही चुनती। अथर्व ने जब ये सुना उसके चेहरे पर जीत के भाव आ गए। वो अब थोड़ा खुश होता हुआ बोला, ठीक है, यहाँ पर बिल कहीं पे कर दूंगा पर बाद में तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। इतना कहकर अथर्व ने बिल पे किया और नव्या का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। जब वो बाहर आए तब भी अथर्व ने जबरदस्ती ही नव्या को अपनी कार के बैठाया और उसे खुद ही ड्रॉप करा। नव्या ने उसे से अपनी कार को मेहरा कंपनी के आगे रोकने को कहा और उतरकर बाहर चली गई। उसने एक बार मेहरा कंपनी के डोर पर खड़े होकर अथर्व को देखा। अथर्व भी उसे ही देख रहा था और कैसे ही नव्या ने उसे देखा उसके हाथों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ हिलाकर नव्या को बाय किया। नव्या ने भी उसकी ये हरकत देखी पर वो बिना कुछ भी कहे और उसे बिना बाय किए अंदर चली गई। पर मुड़ते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वही कार में बैठा हुआ अथर्व भी अपनी कार लेकर निकल गया। रॉय एंटरप्राइज पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट मनी को बुलाया और उसे आज का हुआ पूरा इंसिडेंट बताया। उसकी बात सुनकर मनी को बहुत हैरानी हुई। आखिर इसका खड़ूस बॉस कैसे किसी लड़की के साथ इतने अच्छे से पेश आ गया। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे अथर्व की आवाज सुनाई दी, मनी मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। नव्या ने उसे से अपनी कार को मेहरा कंपनी के आगे रोकने को कहा और उतरकर बाहर चली गई। उसने एक बार मेहरा कंपनी के डोर पर खड़े होकर अथर्व को देखा। अथर्व भी उसे ही देख रहा था और कैसे ही नव्या ने उसे देखा उसके हाथों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ हिलाकर नव्या को बाय किया। नव्या ने भी उसकी ये हरकत देखी पर वो बिना कुछ भी कहे और उसे बिना बाय किए अंदर चली गई। पर मुड़ते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वही कार में बैठा हुआ अथर्व भी अपनी कार लेकर निकल गया। रॉय एंटरप्राइज पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट मनी को बुलाया और उसे आज का हुआ पूरा इंसिडेंट बताया। उसकी बात सुनकर मनी को बहुत हैरानी हुई। आखिर इसका खड़ूस बॉस कैसे किसी लड़की के साथ इतने अच्छे से पेश आ गया। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे अथर्व की आवाज सुनाई दी, मनी मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए।
अब आगे। मनी उसकी बात सुनकर ओके कहता है और वहां से बाहर चला जाता है। और अपने केबिन में बैठा अथर्व अपने फोन में नव्या का नंबर निकलता है और उसे व्हाट्सएप पर ही का मैसेज कर देता है। नव्या के नंबर पर उसने अपनी डीपी लगाई हुई थी, जिसे देखकर अथर्व हंसते हुए किस करता है और प्यार से उसे देखते हुए कहता है, मेरी नव्या। वही राठौर कंपनी में आज नील का दिन अच्छा जा रहा था। आखिर आज वो हुआ था जिसका वो ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। अपनी खुशी आज उसके चेहरे पर छुपाए से नहीं छुप रही थी। उसने अपने फोन में एक बार फिर से आर्यन के केबिन की सीसीटीवी फुटेज लगाए। न जाने वो क्या देख रहा था, पर उसे देखकर बार बार खुश हो रहा था। नील ने एक वीडियो देखने के बाद अपने आप से ही कहा, थैंक यू भगवान, आज आपने मुझे वो दिन दिखाया जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। इतना कहकर वो फिर से कुछ वक्त पहले का सीन सोचने लगा। थोड़ी देर पहले आर्यन के केबिन में एक लड़की आई थी, जिसने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। वो बिना नोक किए आर्यन के केबिन में चली गई। ये लड़की और कोई नहीं, करिश्मा थी, जो कि आज दोबारा से आर्यन के सामने आ गई थी। शायद उसे फिर से कुछ चाहिए था। आर्यन के केबिन के अंदर आते ही वो बिना कुछ कहे ही आर्यन की गोद में जा बैठी थी। वही आर्यन ने उसे आते हुए तो देख लिया था, पर उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सीधे से उसकी गोद में ही आ जाएगी। वो अभी फिलहाल एक जरूरी मीटिंग में था। ये मीटिंग उसके लिए बेहद जरूरी थी। आखिर एक बिजनेसमैन के लिए इसका हर एक काम जरूरी होता है, और यहाँ तो आर्यन राठौर था, जो कि अपनी बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से जाना जाता है। सामने वीडियो कॉल पर जब क्लाइंट ने देखा कि आर्यन की गोद में कोई लड़की आकर बैठ गई है, तो उन्होंने झट से कह दिया, मिस्टर आर्यन, आई थिंक आपको और भी कई जरूरी काम है, आप पहले वही कर लीजिए। इतना कहकर उस क्लाइंट ने तुरंत ही वीडियो कॉल कट कर दी थी, बिना आर्यन को कुछ कहने का मौका दिए। आर्यन की गोद में बैठी हुई करिश्मा ने जब ये देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पर थी। पर फिर भी उसने आर्यन से बेशर्म की तरह उसके चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मीटिंग में बिजी हो, पर अब तो मीटिंग खत्म हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जब करिश्मा को उसकी गलती के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने करिश्मा की कमर को पकड़ा और अचानक ही उसे अपने ऊपर से दूर धक्का दे दिया। ये धक्का इतना जोर का था कि करिश्मा इसके कारण चेयर से नीचे गिरी ही, और साथ ही साथ उसके कमर में टेबल का एक एक कोना भी लग गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसके जो चोट आई थी वो ज्यादा थी। अभी भी करिश्मा जहां गिरी थी वहीं पर पड़ी हुई अपने दर्द से जूझ रही थी और उठने की कोशिश कर ही रही थी कि आर्यन उसके पास आ गया और उसका जो हाथ जमीन पर था उसकी उंगलियों पर अपना पैर रख दिया और उसे अपने जूते से मसलते हुए बोला, अपनी औकात मत भुला कर। तुझे जिस काम के पैसे मिलते हैं सिर्फ उतना ही कर। यहाँ बार बार आकर सबको ये मत जता कि तू मेरी बीवी है। तेरी इतनी भी औकात नहीं है। करिश्मा ने उसका ये लहजा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो बस कुछ प्रोजेक्ट चाहती थी जिसके बारे में बात करने के लिए ही वो आर्यन के पास आ गई थी, और उसे ही खुश करने के लिए वो आते ही उसकी गोद में बैठ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन को पूरे सेशन में क्या पसंद आता है। इसलिए वो डायरेक्टली उसके पास गई थी। पर यहाँ तो आर्यन ने उसकी इंसल्ट ही कर दी थी और साथ ही साथ इसको दर्द भी दिया था। करिश्मा के हाथ पर अब भी आर्यन अपने जूते रखकर खड़ा हुआ था, और करिश्मा बस दर्द में तड़प रही थी। अपनी भीगी हुई आंखों से उसने अपना वो हाथ देखा जिस पर आर्यन का पैर था, और आज खुद को इस हाल में देखकर उसे 5 साल पहले नव्या का दर्द याद आ गया। आर्यन ने उसके भी साथ तो यही किया था, पर तब करिश्मा ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया था, और आज ये वक्त उसका था। आज वो आर्यन के कदमों में बैठी हुई थी, और आर्यन उसे भी वही तरीके से तकलीफ दे रहा था। यही सोचकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ही इतनी तकलीफ हो रही थी, जबकि उसे तो आर्यन से प्यार भी नहीं था, तो फिर नव्या के दिल पर क्या बीती होगी जब आर्यन यही सब उसके साथ करता होगा। पर उसने तब क्या किया था, सिर्फ नव्या का मजाक उड़ाया था, और आज ऊपर वाला उसे वही तकलीफ दे रहा था जिसको लेकर उसने कभी नव्या का मजाक उड़ाया था।
आर्यन ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुराते हुए और एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ बोला, अब पता चल गई ना अपनी औकात, तो आगे से दूर रहना। इतना कहकर आर्यन ने एक बार और उसके पैर पर जोर दिया और वापस से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और दोबारा से करिश्मा की तरफ देखे बिना कहा, नील, ये फाइल्स ले लो और क्लाइंट से दोबारा मीटिंग के लिए बात करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो करिश्मा के चेहरे पर जो आंसू बह रहे थे वो और ज्यादा बढ़ गए थे। आर्यन ने उसके साथ ये सुलूक करने से पहले ये भी नहीं सोचा था कि उसके अलावा भी इस केबिन में कोई और भी है। करिश्मा को तो नील का नाम सुनकर पता चला था कि नील भी उस ऑफिस में ही था। करिश्मा को एक नज़र देखकर नील बाहर चला गया। नील के बाहर जाने के बाद करिश्मा धीरे धीरे अपनी जगह पर से उठी और आर्यन के टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अभी वो ठीक से बैठी ही थी कि उसके कानों में आर्यन की आवाज पड़ी जो उससे कह रहा था, यहाँ बैठने को नहीं बोला, जल्दी बोलो क्या काम है और निकलो यहाँ से। आज आर्यन का बिहेवियर और दिनों से बहुत ज्यादा रुड था और ये बात करिश्मा ने अच्छे से नोटिस की। उसने अपनी आवाज में जबरदस्ती की मिठास लाते हुए बोली, आई एम सॉरी आर्यन बेबी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। अभी वो इतना ही बोली थी कि एक बार फिर आर्यन की आवाज उसके कानों में पड़ी जो दोबारा से यही कह रहा था, जो काम है वो बताओ और निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर करिश्मा ने आगे अपनी बात वही रोक दी और अपनी बात बदलते हुए कहा, वो मैंने एक एड को शूटिंग के लिए ऑडिशन दिया था और मुझे वो एड नहीं मिला तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने बस हम कहा और हाथ के इशारे से उसे जाने को कह दिया। जब करिश्मा केबिन से बाहर निकली तो उसे वही दरवाजे के पास नील खड़ा हुआ मिला जो कि उसके बाहर आते ही मुस्कुराने लगा था, लेकिन वो उसे देखकर कुछ बोला नहीं। जब करिश्मा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी तो नील ने ईशा का हाथ पकड़ा और करिश्मा के पीछे चलते हुए ही उसे सुनाते हुए ईशा से कहा, ईशा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वो अपना बदला लेने के काबिल ना हो, क्योंकि एक ना एक दिन उसका बदला ऊपर वाला जरूर लेता है और तब जो होता है ना वो कोई भी इंसान नहीं झेल पा रहा है। उद्धरण चिन्ह। करिश्मा ने जब ये सुना तो वो वहां से बहुत तेजी से निकल गई। उसकी आंखों में आज आंसू आ गए थे। उसे आज वो सब याद आ रहा था जब जब उसने नव्या को बुरी हाल में देखा था और हमेशा उसका मजाक बनाया था। सच ही तो कहा था नील ने, जो बदला नव्या ने कभी भी नहीं लिया था, न ही उसे कभी अपनी जबान से बुरा कहा था, वो सारा बदला आज उससे ऊपर वाले ने लिए था। प्रेजेंट टाइम। नील बार बार आर्यन के केबिन की वही रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें आर्यन ने करिश्मा को धक्का दिया था और हेड जा रहा था। उसे आज करिश्मा की ये हालत देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज जैसे बॉय के बदले के साथ साथ नील का बदला भी आर्यन के जरिए ऊपर वाले ने किया था।